सूरजखेड़ा नाम के एक छोटे से गांव की, जहां दिसंबर की सर्दी ने ऐसा झर भरा कि हवा भी किसी की सांस छीन ले जाए। सूरजखेड़ा गांव की सुबह आज कुछ अलग थी। धुंध इतनी गहरी कि मानो आसमान जमीन से मिल गया हो। ना जाने किसी ही ठंड थी। पेड़ों पर ओस की बूंदें थीं और दूर कहीं मुर्गे की थकी हुई आवाज गूंज रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में घुसे हुए थे। गांव के बीचों बीच एक मिट्टी का घर था। टीन की छत थी। वहीं रहता था रघुनाथ, जो एक सीधा साधा किसान, और उसकी पत्नी गौरी, उनका बेटा मन्नू और रीना उनकी बेटी। रघुनाथ खेतों में जाने की तैयारी कर रहा था। ठंड इतनी ज्यादा थी, घर से बाहर भी नहीं निकला जा रहा था। लेकिन गरीबी में सर्दी किसी सजा से कम नहीं होती। लेकिन जिनके पास मेहनत है वो ठंड से नहीं डरते। रघुनाथ खेतों के लिए निकलता है तभी गौरी बोलती है कि इतनी ठंड में खेत कौन जाता है रे? जरा धूप तो आने दो, नहीं तो जाते जाते सिकुड़ जाओगे। रघुनाथ हंसते हुए, गौरी, धूप तो अब सरकार जैसी हो गई है। इंतजार करो तो भी देर से आती है। धूप के इंतजार में बैठे रहे तो समझो घर पर ही रहना होगा। बाबा, मैं भी चलूं? नहीं बेटा, तू स्कूल जा। खेत की ठंड तेरे जैसे बच्चों के लिए नहीं। बाहर इतनी ठंड है कि तू सहन नहीं कर पाएगा। गौरी ने कांपते हाथों से उसके सिर पर ऊनी टोपी पहनाई। धीमी हवा में उड़ती राख चूल्हे की लौ कांपती है। फिर रघुनाथ चलता है और धुंध में गुम हो गया। पीछे बस उसकी परछाई बची, जो कुछ देर बाद धुंध में गायब हो गई। गांव के बाहर की सड़क पर बर्फ जैसे ओस के कतरे चमक रहे थे। चारों ओर पड़ रही थी। रघुनाथ सिकुड़ कर चलता जा रहा था। सड़क पर वहीं एक पुरानी झोपड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो उसमें रात गुजारता है वह सुबह नहीं उठता। वो झोपड़ी का रहस्य कोई नहीं जानता था। आज फिर वहां से धुआं नहीं उठ रहा था, बस एक सन्नाटा था जो हड्डियां जमा देता था। लेकिन रघुनाथ उस झोपड़ी के सामने से अपने खेत की ओर चलता बनता है और खेत में पहुंच के काम में लग जाता है। सूरजखेड़ा गांव में एक चाय वाला रहता था, रामू। रघुनाथ शाम को खेत से घर आता है। शाम को सभी लोग अपने घरों में अलाव जलाकर रखते थे और सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते रहते थे। रात हो गई थी। ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। चारों ओर ओस की बूंदें और धुंध हो रही थीं। रामू वहां रात को उस सड़क से गुजर रहा था। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा था। रामू आगे बढ़ते हुए जा रहा था। थोड़ी देर में रामू वहां पहुंचा जहां पर वो झोपड़ी थी। रामू वहां खड़ा रहकर सोचने लगा, अरे, कल तक तो यहाँ अलाव जल रही थी, आज सब बुझा क्यों है? लगता है इस झोपड़ी के लोग आज सो गए हैं। तभी पीछे से आवाज आई, गर्मी ढूंढने आया हूँ। तभी रामू चौंक गया। वो एक आदमी था। भैरव, आंखें खोखली, शरीर एकदम सिकुड़ा हुआ। रामू घबरा कर बोला, कौन कौन है तू? कोई नहीं, बस ठंड में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। भैरव बोलता था तो उसके मुंह से धुआं भी नहीं निकल रहा था और उसकी परछाई भी नहीं पड़ रही थी। ऐसा देखकर रामू घबराया और वह से जोड़ों से दौड़ निकल पड़ता है। अगले दिन गांव में बात फैल गई। सड़क पर भैरव की आत्मा घूमती है, जो लोगों को मारने की कोशिश करती है। लोग कई तरह की बात करने लगे थे। भगवती काकी आग के पास बैठी औरतों से बोली, अरे वही भैरव है जो पिछले साल ठंड में मर गया था। कहते हैं अब वो हर सर्दी किसी की गर्म सांस तलाशने आता है। गौरी डर से कांप उठी। उसे याद आया कि पिछले झोपड़ी में एक अजनबी की लाश मिली थी। गांव में भय का माहौल बन गया था। कभी कभी सर्दी सिर्फ शरीर नहीं, यादों को भी जमा देती है, और जब डर में ठंड मिल जाए तो इंसान अपने ही घर में कांपने लगता है। दोपहर में गांव के चौपाल पर एक अजनबी नौजवान आया। हरिश्चंद्र शहर से आया हुआ था। यहाँ से शहर का रास्ता किधर है? अरे भैया, रात यहीं गुजार लो, ठंड बहुत है। हरिश्चंद्र मुस्कुराया। मुझे ठंड की आदत है, आप चिंता मत कीजिए। तभी वहां रघुनाथ आता है और बोलता है कि अरे भैया, रात को भाई तुम इस सड़क को पार नहीं कर सकोगे, और ये रास्ता इतना लंबा है कि इसी पर करने में रात हो जाएगी। अच्छा ठीक है भाई, रुक जाता हूँ।
फिर दोनों घर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन उसकी आंखें बार बार सड़क की तरफ जाती थीं, जैसे कोई उसे पीछा कर रहा हो, और वो घबराया हुआ था। शाम हो गई थी। हर घर में अग्नि जल रही थी, लेकिन हवा इतनी तीखी थी कि आग भी कांप रही थी। गौरी ने देखा मन्नू और रीना बाहर कुछ खोज रहे थे। अरे ओ पगलों, इस ठंड में बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। माँ, वो हरिश्चंद्र भाई कहीं दिख नहीं रहे। ऐसा सुनकर रघुनाथ बाहर आया और बोला, रात को निकले थे क्या? हाँ, बोले थे थोड़ा टहल कर आता हो। सबके चेहरों पर चिंता थी। ठंड बढ़ती जा रही थी। सभी लोग उस सड़क के बारे में सोचकर डर रहे थे। गांव वाले हरिश्चंद्र को ढूंढने सड़क की ओर बढ़े। जब मौसम की सांसें बर्फ बन जाएं, तो रास्ते भी डर से सिकुड़ जाते हैं। सड़क के किनारे वही पुरानी झोपड़ी मिली। सभी लोग वहां पहुंचे। दरवाजा खुला था और भीतर जमी बर्फ की परतें चमक रही थीं। उसके अलावा गुप्त अंधेरा था। कोने में हरिश्चंद्र पड़ा था, नीला, ठंडा, निर्जीव। गौरी चीख उठी। रघुनाथ ने कांपते हुए उसे देखा। उसकी उंगलियों पर बर्फ जमी थी, होंठ सख्त थे, धीमी नीली रोशनी, अंदर बर्फ की चमक, सबकी सांसें धुएं में बदलती हैं। सभी लोग घबरा गए थे। गौरी घबराकर बोली, हे भगवान, क्या वो यही झोपड़ी नहीं जहाँ पिछले साल भैरव मरा था? भगवती काकी। हाँ, वही जगह, वही ठंड, वही झोपड़ी, और अब वही मौत। मैं हरिश्चंद्र भाई को बचा नहीं पाया। सभी लोग हताश हो गए थे। अगली सुबह गांव वाले चौपाल पर जमा हुए। भगवती काकी बोली, भैरव मरा था बिना किसी मदद के। रात को उसके ठंड में किसी ने मदद नहीं की, इस वजह से अब उसकी आत्मा उसी झोपड़ी 3 में भटकती है। हर सर्दी एक नया शरीर लेती है ताकि थोड़ा गर्म रह सके। ये बात सुनकर रघुनाथ सन्न रह गया। उसे याद आया, पिछले साल उसी रास्ते से गुजरते हुए एक आदमी ने उससे कहा था, भाई जरा आग दे दो, और वो बिना रुके चला गया था। अब उसे एहसास हुआ वो भैरव ही था और इसी कारण से मर गया था। कभी कभी पाप बड़ा नहीं होता, बस किसी की मदद न करना ही सबसे बड़ी सर्दी होती है। रघुनाथ के चेहरे पर पछतावा छलक रहा था। उसकी आंखों से आंसू ठंडी हवा में बर्फ बनते जा रहे हैं। रात फिर उतनी ही ठंडी थी। गौरी ने देखा रघुनाथ के होंठ नीले हो रहे थे। वो उठी और जल्दी से लकड़ियां जलाने लगी। आपने ये क्या हाल बना लिया है? गौरी, मैंने एक ठिठुरते को अनदेखा किया था। शायद अब ठंड मुझसे हिसाब लेने आई है। आपको थोड़ी पता था कि ऐसा होगा उसके साथ? वो कांपता रहा और उसकी सांसें धीरे धीरे धुंध में खो गईं। उसकी अंतिम सांस सफेद धुएं की तरह उड़ती है और झोपड़ी की तरफ बढ़ जाती है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। सुबह जब सूरज की पहली किरण आई तो गौरी ने देखा रघुनाथ अब नहीं रहा था। उसकी उंगलियां लकड़ी पकड़ते हुए जमी रह गईं। मन्नू और रीना बस चुप खड़े थे, अपने पिता को देख रहे थे। भगवती काकी ने कहा, ठंड ने फिर एक ले लिया, बेचारा रघुनाथ। रामू ने सिर झुकाकर कहा, काकी, ठंड नहीं, हमारी बेरुखी ने लिया है। गांव अब सफेद धुंध में डूब गया। केवल चूल्हे की राख से धुआं उठ रहा था। ठंड सिर्फ बाहर नहीं होती, वो तब शुरू होती है जब हम किसी की तकलीफ को अनदेखा करते हैं। किसी ठिठुरते को देखकर आगे बढ़ जाना, वही असली सर्दी है। कभी किसी के कांपते हाथ को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि शायद वही ठंड अगली बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे। ठंड ने किसी को नहीं मारा, मारे तो इंसान की खामोशी और बेरुखी ने है।